अर्थशास्त्र को समझना है तो मंजुलता से मिलना है। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत निवेश फलन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आय और रोजगार का जो कीस का सिद्धांत था, मनोवैज्ञानिक मूलभूत सिद्धांत, उसके अंतर्गत हमने उपभोग फलन का और बचत फलन का अध्ययन किया। इसके जो पहले वीडियो था उसमें हमने बचत प्रवृत्ति, बचत फलन और सीमांत बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति का अध्ययन किया। और इससे पहले भी हमने ये भी बताया कि उपभोग फलन से बचत फलन को कैसे फलन का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हम जो हमारे निवेश फलन है आय और रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत, उसको हम समझ लेते हैं। आय और रोजगार का सिद्धांत क्या कहलाता है? आय और रोजगार का सिद्धांत के अंतर्गत जो हम निवेश फलन, हमने जो तीन अवधारणाएं हैं, यानी उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन, हमारा ये आज जो अवधारणाओं में है ये आखिरी है। देखिए, जब हम आय और रोजगार के सिद्धांत को समझेंगे, जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होती है जो मैक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत, तो उसको हम अच्छे समझ लेंगे। क्योंकि अगर हम माइक्रो में समझते तो हम समझ लेते कि जैसे देखिए, ये हमारा ये डिमांड है और ये हमारा सप्लाई है, जहाँ पर ये दोनों होते हैं वहीं इक्विलिब्रियम हो जाता है, यानी संतुलन हो जाता है। लेकिन मैक्रो के अंतर्गत हम समग्र को पढ़ेंगे, यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति को पढ़ेंगे। लेकिन इसीलिए उसको समझने के लिए पूंजी की सीमांत दक्षता और ये तीनों अवधारणाएं, हमें इनका अध्ययन वन बाय वन करके करना है, बारी बारी से करना है और अच्छे से समझना है इनको। अगर हम इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो प्रोफेसर कीन्स का आय और रोजगार का सिद्धांत है उसका भी अध्ययन हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि उत्पादन निवेश फलन का मतलब क्या है कि जैसे एक वर्ष में उपभोग पर उत्पादन का जो आधिक्य होता है वही निवेश कहलाता है। कि जैसे कि मान लीजिए उत्पादन कितना हुआ 150 केजी, उत्पादन कितना हुआ 150 केजी और उपभोग कितना हुआ 100 केजी। तो जो ये 50 यूनिट बचा है ये क्या है, ये रख लिया जाएगा उत्पादन की और क्रियाओं के लिए, यानी जो अगली उत्पादन क्रिया होगी उसके लिए इसको रख लिया जाएगा। तो ये है उत्पादन के अंतर्गत निवेश क्या है, यानी आय का वह भाग जो बचत के रूप में रख लिया जाता है, यानी उपभोग किया जाता है या बचत के रूप में रखा जाता है, और बचत को ही हम निवेश कर लेते हैं। तो बचत को ऐसे तो घर में रखेंगे नहीं, रखेंगे ऐसे घर में भाई चोर चुरा ले जाएंगे, हमारी बचत बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हमने उस धन को तिजोरी में रख रखा है या बॉक्स में रख दिया। तो वो धन तो चाहे हम 10 साल बाद निकालें चाहे 50 साल बाद निकालें, लेकिन वो उतना का उतना ही निकलेगा। इसलिए उसका इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं लगा दिया जाता है, निवेश कर दिया जाता है, जिससे कि वो और धन और अधिक उत्पादित करे। तो ये जो है धन हमने लगाया, तो ये भी दो बातों से, एक तो निवेश होता है और एक होता है पूंजी निर्माण। तो आइए पहले हम निवेश के अर्थ को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि जैसे कि सामान्यतः क्या होता है कि देश के संपूर्ण उत्पादन का पूर्ण उपभोग नहीं किया जाता है, और उत्पादन के एक भाग को अधिक उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, उत्पादन की क्रियाओं में डाल दिया जाता है या उन्हें शामिल किया जाता है। और इसी पूंजी स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को ही निवेश या पूंजी निर्माण कहते हैं। निवेश या पूंजी निर्माण कहते हैं। लेकिन पूंजी निर्माण और निवेश में अंतर है। क्या डिफरेंट है, मैं इसको अभी आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ बता ही दिया कि जो बच जाता है ना, जो रख लिया जाता है, क्योंकि उत्पादन कार्य तो हमेशा होता रहता है, भले ही चाहे उसमें फायदा मिले अथवा ना मिले, लेकिन लाभ मिले अथवा ना मिले, उत्पादन कार्य तो देश में चालू रहता है ना, शुरू रहता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए 50 केजी उत्पादन हुआ, उत्पादक करता है उत्पादन, और उपभोगकर्ता जो होते हैं वो करते हैं उपभोग। तो जब हमने सी यानी कंजप्शन हमारा हो गया 100 केजी के बराबर, और हमारा क्या बचा 50 यूनिट हमारी बची। तो ये हम किस में करेंगे, उत्पादन की और अधिक उत्पादन के लिए हम क्या करेंगे,
उसके उत्पादन क्रियाओं में इस भाग को हम शामिल करेंगे। यहाँ पे लिख रखा है, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए निवेश फलन का अर्थ क्या है, देखिए देख लीजिए अच्छे से। एक अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसी के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय का आकलन भी करते हैं, जिसको मैंने राष्ट्रीय आय में बहुत विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया है। और आप लोग वहां जाकर मेरे चैनल में जाइए कर इसको, वित्तीय वर्ष को और राष्ट्रीय आय को अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो वित्तीय वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि को पूंजी निर्माण या निवेश कहते हैं। निवेश या पूंजी जो विनियोग है उसको निवेश भी बोलते हैं, विनियोग भी बोलते हैं और इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो शब्द का प्रयोग जो क्या होता है, प्रायः 2 अर्थों में किया जाता है। 2 अर्थों में किया जाता है, यानी एक तो होता है पूंजी निर्माण और दूसरा होता है वास्तविक विनियोग। एक होता है वित्तीय विनियोग और एक होता है वास्तविक विनियोग। अब वित्तीय विनियोग को ही पूंजी निर्माण भी कहते हैं। चलिए अब वित्तीय विनियोग को हम देख लेते हैं। वित्तीय विनियोग जब कोई अन्य व्यक्ति सरकार की जो प्रतिभूतियां होती हैं अथवा कंपनी के शेयर खरीदता है, तो वो क्या करता है, ऐसा करने से केवल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ही संपत्ति का हस्तांतरण होता है, उससे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है। और क्या होता है, उसकी संपत्ति तो बढ़ जाती है, पूंजी का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन निवेश नहीं होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है। ये वित्तीय विनियोग या पूंजी निर्माण इसे कहा जाएगा। अब आता है वास्तविक विनियोग। अब वास्तविक विनियोग क्या है, प्रोफेसर कीन्स ने जो लिया है ना, वो अपने विश्लेषण में उन्होंने इसी को लिया है। किसको लिया है उन्होंने इसको लिया है, वास्तविक विनियोग को उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि आय का वह भाग जो उपभोग ना करके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, विनियोग कहलाता है। यानी आय का वह भाग जो उपभोग ना करके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयोग में किया जाता है उत्पादन में, वो निवेश कहलाता है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि आई क्या है, आई बराबर है किसके, यानी आई का मतलब होता है इन्वेस्ट, और आई में से हम बाई में से जब हम माइनस सी कर देते हैं तो हमें ये इन्वेस्ट मिल जाता है। ठीक है, पहले हमने आपको बताया था बाई बराबर क्या होता है, यानी सी प्लस यस हमने बताया था, और उसी यस को हम यानी बचत को हम इन्वेस्ट करते हैं। कभी बैंक में डाल देते हैं तो पूंजी निर्माण हो जाता है, या शेयर खरीद लेते हैं तो पूंजी निर्माण होता है। लेकिन अगर हम या सरकार की प्रतिभूतियां खरीदते हैं तो भी पूंजी निर्माण होता है, निवेश नहीं होता है। देखिए इसको हम पूंजी निर्माण को और निवेश को एक बार फिर समझ लेते हैं। चलिए अब वास्तविक विनियोग को भी पढ़ लेते हैं पहले, कि देखिए इन्होंने क्या कहा, प्रोफेसर कीन्स ने अपने विश्लेषण में वास्तविक विनियोग को ही शामिल किया है, इन्होंने वित्तीय विनियोग को शामिल नहीं किया है। क्या कहा कि वास्तविक विनियोग वह विनियोग है जिससे नवीन संपत्ति में वृद्धि होती है एवं पूंजीगत सामग्री की मात्रा बढ़ती है, अर्थात नए कारखाने, मशीनों आदि का निर्माण होता है, और इस प्रकार किसी देश के पूंजीगत पदार्थों तथा तैयार माल के भंडार के संग्रह में शुद्ध वृद्धि ही विनियोग, वास्तविक विनियोग कहते हैं। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि वास्तविक विनियोग क्या है और वित्तीय विनियोग क्या है, या पूंजी निर्माण क्या है और निवेश क्या है। इसको हम एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए पूंजी निर्माण क्या है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जमीन का टुकड़ा खरीदा किसी व्यक्ति ने, तो उस जमीन को क्या कहेंगे, पूंजी निर्माण में उसने अपने लिए पूंजी निर्माण किया। लेकिन अगर उस जमीन पर वो कारखाना लगाए, फैक्ट्री लगाए तो क्या होगा, और उसमें उत्पादित करे वस्तुओं और सेवाओं को, तो ये कहलाएगा निवेश। अब आप लोग निवेश और पूंजी निर्माण के अर्थ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आप अपनी नोटबुक निकालिए और फटाफट अपने नोट्स को तैयार कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से, और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि निवेश के अन्य नाम और क्या क्या हैं। निवेश को अन्य और कौन कौन के नामों से पुकारा जाता है या जाना जाता है। आप इतने सारे नाम सुनकर के आप कंफ्यूज ना हो। देखिए क्या, सकल पूंजी निर्माण, अगला है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, अगला है सकल घरेलू निवेश, फिर है पूंजी में होने वाला परिवर्तन, यानी आई बराबर डेल्टा के। अब देखिए ये डेल्टा के क्या है, जो आई है ये तो इन्वेस्टमेंट है, सबको मालूम है, निवेश है ये,
और जो ये डेल्टा है इसका मतलब होता है चेंज, और के का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी में होने वाला चेंज, ये कहलाता है 1i बराबर डेल्टा के। तो इसको भी कहते हैं। तो आप इतने सारे नामों को सुन करके आप घबरा मत जाना और ना कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि ये जो है ये इसी के नाम है, निवेश के ही अन्य नाम हैं। इसमें क्या है, निवेश के घटक हैं, कुछ निवेश के घटक भी हैं। जैसे देखिए क्या है, पहला है सकल घरेलू स्थायी निवेश। अब इसमें स्थायी निवेश का मतलब क्या है, यानी स्थिर निवेश से तात्पर्य क्या है कि एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों जैसे प्लांट, मशीनरी आदि में जो वृद्धि होती है उसको कहते हैं सकल घरेलू स्थायी निवेश। इसको स्थिर भी बोलते हैं। जब हमने माइक्रो अर्थशास्त्र में पढ़ा था उत्पादक की लागत के बारे में, यानी स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, औसत लागत, सीमांत लागत, तब हमने पढ़ा था कि जो स्थिर लागतें होती हैं वो तो स्थिर रहती ही हैं, चाहे उत्पादन थोड़ा हो चाहे उत्पादन ज़्यादा हो। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, चाहे मेरे पास एक बच्चा हो और चाहे मेरे पास 40 बच्चे हों, लेकिन हमें उतनी तैयारी करनी पड़ेगी, यानी एक बोर्ड की तैयारी करनी पड़ेगी, एक हमें लग्जर लेना पड़ेगा, हमें इसके थोड़ा सा हमें एक कैमरा लेना पड़ेगा, एक हमको स्टैंड लेना पड़ेगा। इतनी तो हमें तैयारी करनी ही पड़ेगी। दूसरी रोशनी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, चाहे हमारे पास बच्चा एक पढ़े और चाहे उसमें 40 या 50 या 100 भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो स्थिर लागतें होती हैं, यानी स्थिर जो इन्वेस्ट होता है जो हमारा, वो हमें करना ही पड़ता है। इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, जिसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, यानी प्रेरित विनियोग और स्वायत्त विनियोग। हमने ये दोनों चीज़ें हमने उपभोग फलन में भी पढ़ी थी, यानी स्वायत्त उपभोग और प्रेरित उपभोग। फिर हमने बचत में भी देखी थी, स्वायत्त बचत और प्रेरित बचत, औसत बचत और सीमांत बचत। इस टाइप में हमने ये सब दोनों में अध्ययन किया है। और अगर आप इसको अच्छे से समझ में ना आ रहा हो आपके, तो आप इसके पिछले वीडियो हमारे ज़रूर देखिएगा, जो आय एवं रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत जो 3 अवधारणाएं हैं महत्वपूर्ण, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। और ये हमारी आज लास्ट अवधारणा है। इसको मैं आज पढ़ा रही हूँ, ये लास्ट है। और इसमें जो भी आगे रहेगा इसके लिए हम एक वीडियो और तैयार करेंगे। लेकिन अभी आप इसको समझने के लिए आप पिछले वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं, इसमें 3 तत्व शामिल हैं। कौन से, जैसे कि एक तो क्या होता है, निजी क्षेत्र द्वारा इसमें व्यय किया जाता है, जैसे मशीनरी है, प्लांट है, इस पर व्यय किया जाता है। दूसरा होता है परिवार द्वारा, रिहायशी, जैसे उसने अपने मकान अपने रहने के लिए बनवाया, उस पर खर्च किया जाता है। ये स्थायी घरेलू निवेश कहलाते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, सरकार द्वारा, जैसे बांध है, पुल है, नहर हैं या आपकी सड़कें हैं, इनका निर्माण किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत सकल घरेलू स्थायी निवेश के अंतर्गत 3 तत्व शामिल होते हैं। पहला होता है निजी क्षेत्र द्वारा व्यावसायिक निवेश, जो कि परिसंपत्तियों में जैसे प्लांट, मशीनरी आदि में निवेश किया जाता है। दूसरा होता है रिहायशी, लोग में निजी मकान के लिए रहने के लिए करते हैं, रिहायशी मकान आदि के लिए जिस पे निर्माण किया जाता है उस पर किया गया निवेश। और तीसरा होता है सरकार के द्वारा किया गया निवेश, यानी बांध, पुल, नहर, सड़क आदि पर जो भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जिन पर सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है, वो सकल घरेलू स्थायी निवेश के अंतर्गत ही आता है। अब दूसरा देख लेते हैं माल सूची निवेश। इससे पहले हमने क्या देखा, सकल घरेलू स्थायी निवेश। पहला घटक क्या था कि सकल घरेलू स्थायी निवेश, यानी इसके तत्व 3 थे। पहला था निजी क्षेत्र के द्वारा स्थिर व्यावसायिक निवेश कैसे किया जाता है, जैसे कि प्लाट, मशीनरी आदि पर। दूसरा होता है परिवार द्वारा रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए। तीसरा होता है सरकार के द्वारा। इसी तरीके से माल सूची में निवेश क्या होता है, इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। क्या होता है इसमें, देखिए स्टॉक में जो शुद्ध परिवर्तन होता है, इसके नाम से, स्टॉक में शुद्ध परिवर्तन के नाम से भी माल सूची निवेश को जाना जाता है। देखिए कैसे होता है, अब शुद्ध रूप में हम कैसे लिखेंगे, स्टॉक में परिवर्तन कैसे होगा,
माइनस लेखा वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक, जो माल सूची में स्टॉक है उसमें, यानी लेखा वर्ष के अंत में, और जो लेखा वर्ष के प्रारंभ में, उसको हम क्या करेंगे, लेखा वर्ष के अंत में जो माल सूची तैयार हुई उसको हम प्रारंभ की माल सूची से उसको घटा देंगे। जैसे कि मान लीजिए अंत में कितनी है, 150 केजी हमारे पास माल रखा है और प्रारंभ में कितना था, 100 था, तो हमने इसको घटा दिया तो कितना हमारे पास बचा, 50 यूनिट हमारे पास बचा है माल। ये क्या कहलाएगा, ये स्टॉक में परिवर्तन कहलाएगा। इसको हमने आपको बताया भी था अभी, आई बराबर डेल्टा के को कैपिटल यानी पूंजी या स्टॉक कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सूत्र रूप में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, और अब इसमें देखिए इसके माल सूची के तत्व क्या है, इसमें भी देखिए 3 तत्व हैं, यानी जो आपका सकल घरेलू स्थायी निवेश था उसमें भी 3 तत्व थे, सरकार, निजी और निजी व्यक्ति के द्वारा व्यावसायिक स्थायी निवेश, तो ये 3 थे। और इसमें क्या है, निर्मित वस्तुएं। निर्मित वस्तुएं क्या है, जिनका निर्माण हो चुका है, जैसे मान लीजिए टेबल एक है, उसका निर्माण हो चुका है, हो गया पूरा कंप्लीट है, कलर वलर सब कुछ हो गया, जितने भी उसमें डेंटिंग पेंटिंग थी सब हो चुका है, और तो वो स्टॉक में है, परिवर्तन हो रहा है उसमें, यानी स्टॉक में वो है माल सूची के अंतर्गत। दूसरा है अर्धनिर्मित वस्तुएं। अर्धनिर्मित वस्तुएं कैसी होती हैं, जैसे कि जो आधी बन चुकी हैं और आधा भी उनका निर्माण होना बाकी। जैसे मान लीजिए टेबल है, उस पर वो बन तो गई है लेकिन उस पर अभी फिनिशिंग का काम नहीं हुआ है, फिर तो इसमें भी परिवर्तन होता है। तो अब ये होता है माल सूची स्टॉक के अंतर्गत ये आता है। अब कच्चे माल के स्टॉक में परिवर्तन, जैसे लकड़ी है, मान लीजिए लकड़ी का लट्ठे लगे हुए हैं हमारे पास, लकड़ी के ये लट्ठे लगे हुए हैं, तो ये किसके लिए है, ये कच्चा माल कहलाया जाएगा। इसी लट्ठे से अगर हमने लकड़ी से हमने मेज तैयार करवा दी और वो आधी बनी हुई है, यानी उसमें फिनिशिंग का काम बाकी है, नक्काशी का काम बाकी है, पेंटिंग का काम बाकी है, तो वो कहलाएगी अर्धनिर्मित वस्तुएं। इसके स्टॉक में परिवर्तन होगा, या तो बढ़ेंगी या घटेंगी। और निर्मित वस्तुएं तो मालूम ही बिल्कुल तैयार, जैसे कि बैग है, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये हमारा पेन है, ये बिल्कुल तैयार है, उपयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसमें और भी कोई काम बाकी नहीं है। तीसरा इसका घटक है किसका, हमारा जो निवेश का जो घटक है वो 3 है। पहला था सकल घरेलू स्थायी निवेश, यानी स्थायी निवेश को स्थिर निवेश भी बोलते हैं। दूसरा है माल सूची निवेश, और तीसरा है नियोजित माल सूची, यानी नियोजित माल सूची और अनियोजित माल सूची। ये अगर हम ये हमने पढ़ लिया तो हमारे ये घटक पूरे हो गए, अनियोजित माल सूची। देखिए अब है नियोजित माल सूची और अनियोजित माल सूची, इसमें क्या अंतर है, देखिए जैसे सरकार जो वो उत्पादनकर्ता जो होते हैं वो भावी मांग को परख लेते हैं, जैसे होली आने को होती है, दिवाली आने को होती है, या कोई त्यौहार होता है, या कोई सीजन होती है, छुट्टियों की सीजन होती है, तो वो लोग इस बात को आंक लेते हैं कि हमारा माल कितना बिक सकता है, तो वो इसको तैयार कर लेते हैं। वो तो होता है नियोजित, एक प्लान होता है और एक अनप्लान्ड होता है। एक तो प्री प्लान होता है, पहले से ही प्लान होता है कि हमको ये इतना तैयारी करनी है माल की, और एक होता है अनियोजित माल सूची। इसमें क्या होता है, इसमें क्या, जैसे मान लो किसी कारणवश बिक्री में गिरावट आ गई और उनके स्टॉक में वृद्धि हो गई, उनको माल तो रखना ही पड़ेगा, माल वो कहाँ फेंक देंगे, उनके किसी भी कारणवश, जैसे कि देखिए अभी कोरोना काल था तो माल में गिरावट आई ना, माल लोगों के तैयार माल बचे रहे, तो ये होता है अनियोजित। उत्पादनकर्ता ने इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसको फिर भी वो माल अपने पास रखना पड़ रहा है। लेकिन जो नियोजित होता है वो क्या होता है, वो पहले से ही प्लान होता है, भावी मांग को देखकर, जो भविष्य की जो मांग होती है उसको देख करके वो इस वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो तब कहलाती है नियोजित माल सूची। और जो किसी कारणवश रह जाता है माल उनका बिकने को और अप्रत्याशित गिरावट आ जाती है बिक्री में, इसको वो अनियोजित माल सूची कहते हैं। तो इस प्रकार से अब हम सकल निवेश को जान लें। सकल निवेश कैसे निकालेंगे, देखिए सकल निवेश हमने आपको उसमें पढ़ाया था, जब हमने राष्ट्रीय आय तो उसमें हमने बताया था शुद्ध निवेश और सकल निवेश, फिर भी यहाँ भी बता देते हैं। अब आपको सकल निवेश और शुद्ध निवेश अगर विस्तार से जानना है तो हमारी राष्ट्रीय आय की जो अध्याय है उसको आपको वीडियो को देखना पड़ेगा इसके लिए। तो सकल निवेश को क्या होता है, इसमें हम शुद्ध निवेश
यानी निवेश दो प्रकार का होता है, शुद्ध निवेश और प्लस मूल्यह्रास कर देते हैं, गिसावट, यानी मूल्यह्रास को गिसावट या हानि भी बोलते हैं। तो इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये हमारा सकल निवेश निकल आता है। तो अब हमने निवेश के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया और हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो अगले वीडियो में आपको प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश यानी ऑटोनोमस और इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप हमारा सहयोग करते रहिए, आपके साथ की हमें बहुत आवश्यकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।